राजेश ने अनुपमा के 72 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर फ्रिज में रख दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुनील जोगी आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तराखंड के प्रकाश नगर की है। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है प्रकाश नगर नाम की। राजेश गुलाटी नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है। वह बहुत परेशान है। परेशान वह इसलिए है क्योंकि उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं। उसकी बीवी कहीं गायब हो चुकी है। वह अपनी बीवी को ढूंढता है पर उसकी बीवी उसे कहीं नहीं मिलती। बीच बीच में वह परेशान होकर अपने ससुराल फ़ोन करता है और बोलता है, अनुपमा कहीं नहीं मिल रही, क्या करूं, बच्चे संभालूं कि काम पे जाऊं। बड़ा परेशान होकर, बड़ा दुखी होकर अपने ससुराल फ़ोन किया करता था। ऐसे करते करते पूरे 57 दिन बीत जाते हैं। 57 दिन बीत जाने के बाद 57वें दिन राजेश का साला, जिसका नाम SK चौधरी है, वह उत्तराखंड राजेश के घर पहुंच जाता है। राजेश से कहता है, जीजा जी 57 दिन बीत गए हैं, अब तो हमें FIR कर ही लेनी चाहिए। पता नहीं दीदी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कम से कम पुलिस वाले तो ढूंढना शुरू कर देंगे दीदी को। राजेश मना कर देता है, बोलता है अभी हम खुद ही ढूंढते हैं, खुद ही कोशिश करते हैं। पेशे से राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जब SK चौधरी ने अपने जीजा जी पर दबाव डाला तो राजेश मान गया। राजेश अपने साले से कहता है, चलो ठीक है चलते हैं, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ, उसके बाद चलते हैं। राजेश तैयार होने के लिए कमरे में चले जाता है और SK चौधरी वहीं पर अपने भांजों के साथ खेलता है। खेलते खेलते अचानक से SK चौधरी के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है। मैसेज देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। उतने में राजेश तैयार होकर बाहर आ जाता है और SK चौधरी अपने जीजा जी से बोलने लगता है, जीजा जी देखो दीदी का मैसेज आया है। इस मैसेज में लिखा है, भैया मुझे मत ढूंढना, परेशान मत होना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। ये पढ़कर SK चौधरी बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, जिया जी अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही जाना है। पुलिस वालों को सब बताएंगे, ये भी बताएंगे कि दीदी ने आज मैसेज किया। अभी तक तो दीदी अचानक से गायब थी, एकदम से मैसेज आ गया, अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही जाना है, किसी भी हाल में जाना ही जाना है। तो राजेश बोलता है, क्या करेगा तू पुलिस स्टेशन जाकर। तो SK चौधरी नहीं मानता और बोलता है, अब तो जाना ही पड़ेगा। वह नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाते हैं और FIR करवाते हैं और पुलिस को सब कुछ बताते हैं कि भाई क्या क्या हुआ है। आमतौर पर जो ये केस होते हैं जो एकदम से गायब हो जाते हैं या गुमशुदा हो जाते हैं, तो पुलिस वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन मामलों में। तो पुलिस वाले उन्हें उन्हें दिलासा देकर उन्हें वापस भेज देते हैं। जीजा और साला दोनों वापस घर आ जाते हैं। लगभग 20 मिनट के बाद करीब 5 पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं और बोलने लगते हैं, हाँ जी अब बताइए जी क्या हुआ है। तो SK चौधरी उनसे बात करने लगा और बोलने लगा, सर ऐसी ऐसी बात है, मेरी दीदी 57 दिन से गुम है और उसका कोई पता नहीं लग रहा है और वो अचानक से गायब हो गई है। बीच बीच में इन दोनों के झगड़े हुआ करते थे और बीच बीच में 2-3 बार वो कहीं चली जाती थी, फिर 2-3 दिन के बाद वापस आ जाती थी। इस बार वो कहीं चली गई है पर वो वापस नहीं आई। आज ही उसका मैसेज आया है और मैसेज में उसने बोला है कि भैया मुझे मत ढूंढना और आप यहाँ से चले जाओ, मैं कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आऊँगी, ये सब मैसेज आया है। तो जितने में SK चौधरी पुलिस वालों को सब बात बता रहा था, उतनी देर में एक पुलिस वालों को घर में डीप फ्रिज दिख गया। डीप फ्रिज अक्सर बड़ी दुकानों या बड़े होटलों में होता है। तो ये सब देखकर थोड़ा पुलिस वाले हैरान हो गए कि घर पर डीप फ्रिज क्या कर रहा है। तो उन्होंने राजेश से पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो राजेश मना करने लगा और बोलने लगा, ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, यहाँ पर रखा है। तो पुलिस वाले डीप फ्रिज के बारे में राजेश से पूछने लगे, सवाल जवाब करने लगे। राजेश ढंग से सवाल जवाब नहीं दे पा रहा था, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ। तो उन्होंने डीप फ्रिज खोलने के लिए बोला। डीप फ्रिज पर बाहर से एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। तो राजेश ने कहा कि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। जब पुलिस वाले थोड़ा सख्ती से पेश आए तो राजेश फ्रिज की चाबी लेकर आता है
ये जो फ्रिज वाली बात है, ये एसके चौधरी ने पुलिस वालों को बताई थी जब वो एफआईआर करने गए थे। जब पुलिस वालों ने फ्रिज का ताला खोलकर फ्रिज को खोला तो फ्रिज के अंदर काले रंग के प्लास्टिक के बहुत सारे छोटे छोटे बैग थे। पुलिस वालों ने जब पहला बैग खोला तो उसमें मीट रखा हुआ था। ये तो आम बात है, मीट तो बहुत सारे लोग खाते हैं, पुलिस वाले ये सोचने लगे। तो उन्होंने वो बैग साइड में रख दिया। उन्होंने दूसरा बैग उठाया, उसमें बर्फ़ जमी थी, वह भी उन्होंने साइड में रख दिया। उन्होंने तीसरा बैग जैसे ही खोला, उसमें एक हाथ निकला। पांचों पुलिस वाले और एसके चौधरी सारे परेशान हो गए। राजेश से थोड़ा सख्ती से पुलिस वाले पेश आए तो राजेश कहानी सुनाने लगा। साल 1999 की बात है। राजेश और उसकी पत्नी अनुपमा दिल्ली में एमसीए की पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के दौरान इन्होंने शादी करने का फैसला किया। इन्होंने सोचा घर वाले तो नहीं मानेंगे, तो इन्होंने भागकर शादी कर ली। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने अमेरिका में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और जॉब करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में अनुपमा प्रेग्नेंट हो गई और 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। अनुपमा ने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी बच्चों की देखभाल के लिए। फिर दोनों ने डिसीजन लिया कि वापस चलते हैं और वहीं पे ही जॉब करेंगे और वहीं पे ही रहेंगे, और दोनों वापस भारत आ गए। भारत पहुंचते ही राजेश की जॉब कलकत्ता में लग गई और अनुपमा अपने मायके दिल्ली में ही रहने लग गई। राजेश कलकत्ता चले जाता है और वहीं पे ही रहने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद अचानक से अनुपमा कलकत्ता पहुंच जाती है अपने पति के पास, और वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि राजेश तो किसी और लड़की के प्यार में डूबा हुआ है। अनुपमा को जब ये बात पता चली तो अनुपमा को बहुत गुस्सा आया। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अनुपमा पुलिस स्टेशन एफआईआर करने चले गई और ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। कोर्ट में जज ने फैसला किया कि राजेश को प्रति माह 20,000 रुपये अनुपमा को बच्चे की देखभाल के लिए देने पड़ेंगे। अनुपमा को 20,000 देते हुए राजेश को बहुत ही अजीब सा लगा। वह अनुपमा के पास गया और अनुपमा से माफ़ी मांगने लगा। आज के बाद मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, ना तुम्हें ना मेरे बच्चों को। और बोलने लगा, ये मामला वापस कर लो कोर्ट से, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अनुपमा मान गई और कोर्ट से उसने मामला वापस ले लिया। मामला वापस लेते ही दोनों बच्चों के साथ देहरादून रहने चले गए। देहरादून में रहते रहते अनुपमा को राजेश पर शक हुआ। अनुपमा ने राजेश पर नज़र रखना शुरू कर दिया। इसी बात पर अक्सर दोनों का झगड़ा होता रहता था। 10 अक्टूबर 2010 की बात है। हमेशा की तरह दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजेश को बहुत गुस्सा आया। राजेश ने अनुपमा को जोर से धक्का दिया और अनुपमा का सिर पीछे से दीवार में जाकर लगा। सिर लगते ही वो अचानक से ज़मीन पर गिर गई। अनुपमा करीब 1 घंटे तक ज़मीन पर मरी हालत में पड़ी रही। फिर राजेश उसके पास गया, उसकी नब्ज़ चेक करने लगा, उसकी धड़कन देखने लगा तो वो अभी जिंदा थी पर बेहोश थी। राजेश ने सोचा, जब ये होश में आएगी तो पिछली बार की तरह ये पुलिस स्टेशन जाएगी और मेरे खिलाफ पुलिस में एफआईआर करेगी। पुलिस वाले मुझे मारेंगे, पीटेंगे, कोर्ट में मामला दर्ज होगा, फिर मुझे मुआवजा देना पड़ेगा। तो उसने अनुपमा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर राजेश सोचने लगा, मार तो दिया, अब लाश का क्या करूं। उसने 1-2 दिन तक लाश बाथरूम में रखी। फिर उसके दिमाग में बात आई कि कभी ना कभी तो लाश को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तो वह बाज़ार गया। बाज़ार से उसने कटर लाया और डीप फ्रीज लाया। राजेश ने अनुपमा के 72 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भरकर फ्रिज में रख दिया। कभी बच्चों को स्कूल ले जाते समय, कभी ऑफिस जाते समय एक एक करके ये सारे टुकड़े फेंक दिया करता था। टुकड़ों में बर्फ़ जमी होती थी, ना उनमें स्मेल होती थी, तो ये आराम से उन्हें कहीं ना कहीं एक एक करके फेंक दिया करता था। लगभग राजेश ने अनुपमा के 36-37 टुकड़े फेंक दिए थे, बाकी फ्रिज में पड़े हुए थे। किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले, बड़ी ही मासूमियत से अपने ससुराल में फ़ोन किया करता था कि अनुपमा गुम हो गई है, मुझे कहीं छोड़कर चली गई है, मैं कैसे बच्चों को पालूंगा, कैसे नौकरी पे जाऊंगा, क्या करूंगा। ये सब इसकी चाल थी खुद बचने के लिए
कि किसी को पता ना चले कि मैंने अनुपमा का खून कर दिया है। जब ये बार बार ससुराल में फ़ोन किया करता था तो ससुराल वालों को इस पर शक हुआ। ससुराल वालों को शक होने के कारण राजेश का साला एसके चौधरी जब आया तो ये सब पता चला। राजेश को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला। कोर्ट ने राजेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साल 2019 में राजेश ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि मैंने अपने बच्चों से मिलना है, मुझे बेल दी जाए। अदालत ने बेल देने से इनकार कर दिया। आज भी राजेश गुलाटी जेल में है। जब तक राजेश गुलाटी जिंदा है तब तक जेल में ही रहेगा। राजेश गुलाटी अपने आखिरी सांस तक भी जेल में ही रहेगा। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलता हुआ आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।